मेडिसिन में अपन ने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था एंटेरोटॉक्सिमिया। एंटेरोटॉक्सिमिया की अपन ने उपनाम पढ़े थे। सबसे पहले उपनाम खिड़किया डिजीज, पल्पी किडनी डिजीज, ओवर ईटिंग डिजीज, ये किस प्रकार से इनका नाम रखा गया वो सारे अपन ने देखे थे। कि जो ओवर ईटिंग डिजीज होता है वो क्यों रखा गया है इसका नाम, क्योंकि ये रोग जो होता है वो पशु के ज़्यादा पौष्टिक भोजन करने की वजह से होता है। पल्पी किडनी डिजीज क्यों रखा गया है इसका नाम, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो एप्सिलॉन टॉक्सिन जो रिलीज किया जाता है एंटेरोटॉक्सिन या क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस टाइप डी के द्वारा एप्सिलॉन टॉक्सिन जो उत्पन्न किया जाता है वो किडनी को मुलायम बना देता है, जिस वजह से इसका नाम पड़ा पल्पी किडनी डिजीज। तो रोग कारक अपन ने देखा था क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस टाइप डी। सही है। कौन सा टॉक्सिन ये स्रावित करता है, एप्सिलॉन टॉक्सिन स्रावित किया जाता है इसके द्वारा। एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं, बछड़े हो गया, काव्स होगी, या इसके अलावा मेमने जो होते हैं या बकरी के बच्चे जो होते हैं, इनके अंदर ये सबसे ज़्यादा फैलता है। या अपन कह सकते हैं कि जो पशुओं के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा फैलता है, और इन्हीं के अंदर इसकी खतरनाक यानी कि सबसे ज़्यादा घातक जो स्टेज पाई जाती है वो इन्हीं के अंदर पाई जाती है। पर एक्यूट अवस्था या एक्यूट अवस्था बच्चों के अंदर ही पाई जाती है। अब वयस्कों की बात करते हैं तो वयस्कों में इसकी क्रोनिक अवस्था पाई जा सकती है, और ज़्यादा ये वयस्कों को ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा रोगजनकता। रोगजनकता अपन ने देखी थी कि जब ये आंत के अंदर जाता है तो आंत के अंदर जाने के बाद क्या करेगा, आंत के अंदर जाने के बाद एप्सिलॉन टॉक्सिन जो होता है उसको स्रावित किया जाता है। एप्सिलॉन टॉक्सिन क्या करता है, आंत के अंदर उसकी पारगम्यता को बढ़ा देता है, आंत की जो दीवार होती है उसकी पारगम्यता को बढ़ा देता है, और एप्सिलॉन टॉक्सिन वहाँ पे आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करने के बाद ये कहाँ जाएगा, रक्त में जाएगा। रक्त में जाने के बाद ये मस्तिष्क में जाता है। मस्तिष्क में जाने के बाद यहाँ पे डिजनरेशन उत्पन्न करता है, मतलब कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के चेंजेस करता है, अलग अलग प्रकार के परिवर्तन करता है, कोशिकाओं को नष्ट करता है। इसके अलावा ये ब्रेन के अंदर या मस्तिष्क के अंदर जाके इडिमा उत्पन्न करता है। इडिमा का मतलब होता है कि तरल पदार्थ का एक जगह पर इकट्ठा होना, इडिमा कहलाता है। इडिमा उत्पन्न करता है। इसके अलावा ये किडनी में जाएगा, ये जो एप्सिलॉन टॉक्सिन है ये किडनी में जाएगा। किडनी में जाने के बाद क्या करेगा, वहाँ पे किडनी को बहुत ही ज़्यादा मुलायम बना देगा, बहुत ही ज़्यादा किडनी को मुलायम बना देगा, जिस आधार पर इसका नाम भी पड़ा था पल्पी किडनी डिजीज। ये हो गया इसका पैथोजेनेसिस। इसके लक्षण के बारे में अपन ने देखा था, मेमनों में किस प्रकार के लक्षण होते हैं, वयस्क भेड़ों में किस प्रकार के लक्षण प्रदर्शित किए जाते हैं, बछड़ों में किस प्रकार के लक्षण प्रदर्शित किए जाते हैं, बकरी में किस प्रकार के किए जाते हैं। डायग्नोसिस अपन ने देखी थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उपचार, एंटेरोटॉक्सिमिया का उपचार, ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाता है। ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो इसमें कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स है जो इसमें काम में ली जा सकती है। टेट्रासाइक्लिन होगी। इसके अलावा सल्फोनामाइड, इसको सल्फा ड्रग भी बोला जाता है। सल्फा ड्रग्स के अंदर आते हैं जिनके अंदर सल्फर पाया जाता है। इसके अलावा इसको हाइपर इम्यून सीरम भी इसमें काम में लिया जा सकता है। हाइपर इम्यून सीरम, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड, ये दो प्रकार के एंटीबायोटिक यहाँ पे काम में ले सकते हैं। इसके अलावा हाइपर इम्यून सीरम, इसमें काम में ले सकते हैं। कितना इसका डोज है, 25 से 30 मिलीग्राम 25 से 30 ml इसको दिया जाता है एक बार में, और इसको दिया जाता है IV दे सकते हैं और सब क्यूटेनियस भी इसको दे सकते हैं। IV इंट्रावेनस और सब क्यूटेनियस भी इसको दिया जा सकता है हाइपर इम्यून सीरम। इसके अलावा एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ये ड्रग्स भी दी जा सकती है। और जब
अपन बात करते हैं कि किसी टॉक्सिन की, अपन कह सकते हैं कि किसी टॉक्सिक पदार्थ की, शरीर में अगर टॉक्सिक पदार्थ होता है तो उसके लिए एक होता है यूनिवर्सल एंटीडोट। एक होता है यूनिवर्सल एंटीडोट जो हर प्रकार के टॉक्सिन में काम में लिया जा सकता है। हर प्रकार के टॉक्सिन में उसको काम में लिया जा सकता है। वो क्या होता है यूनिवर्सल एंटीडोट, क्या होता है? यूनिवर्सल एंटीडोट क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल एंटीडोट ये किसी टॉक्सिन के लिए, किसी जहर के लिए काम में लिया जाता है। किसी भी टॉक्सिन मतलब हर प्रकार के टॉक्सिन के लिए इसको काम में लिया जा सकता है। या अपन कह सकते हैं कि किसी बैक्टीरिया के द्वारा अगर शरीर के अंदर, आंत के अंदर अगर कोई टॉक्सिन उत्पन्न किया जाता है तो उसमें भी इसको काम में लिया जा सकता है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी अगर जो पशु है, जीव है, वो अगर बाहर से कोई जहर खा लेता है या जहर टॉक्सिन शरीर के अंदर ले लेता है तो उस समय भी इस यूनिवर्सल एंटीडोट का उपयोग किया जा सकता है। यूनिवर्सल एंटीडोट करता क्या है? ये जाके जो आंत होती है, छोटी आंत में जहाँ अवशोषण होता है, उसके अवशोषण को कम कर देता है। छोटी आंत में अवशोषण की क्रिया को कम कर देता है, और अवशोषण की क्रिया को कम कर देगा तो जाहिर सी बात है जो जहर, जो टॉक्सिन जो पशु ने लिया है वो अवशोषित नहीं हो पाएगा और रक्त में नहीं जा पाएगा और फेसेस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यूनिवर्सल एंटीडोट का क्या काम होता है? ये जाके एक तो उसके अवशोषण को कम कर देगा, या इसके अलावा जो आंत के अंदर जो मोटिलिटीज होती है, आंत की जो गतियाँ होती है, उनको धीमा कर देगा, जिस वजह से जो टॉक्सिन है उस आंत के अंदर उसका अवशोषण नहीं हो पाएगा। अब यूनिवर्सल एंटीडोट किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है वो देख लो। एक तो इसमें काम में लेते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। दूसरा इसमें काम में लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा इसमें काम में लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीसरा इसमें काम में लेते हैं केओलिन। और चौथा इसमें काम में लेते हैं टैनिक एसिड। इन चार चीजों से मिलकर बना होता है क्या? यूनिवर्सल एंटीडोट। किन किन चीजों से? एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड और केओलिन और टैनिक एसिड। अब इनको किन किन मात्रा के अंदर मिलाया जाता है? किस मात्रा में इनको मिलाया जाता है? देखो, एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है वो 2 पार्ट, इसका दुगना पार्ट। मैग्नीशियम ऑक्साइड का 1 पार्ट, केओलिन का 1 पार्ट और टैनिक एसिड का 1 पार्ट। जैसे कि मान लो अपन को 5 किलो बनाना है, सही है? 5 किलो यूनिवर्सल एंटीडोट बनाना है। क्या बनाना है? 5 kg, 5 किलो यूनिवर्सल एंटीडोट बनाना है। तो उसमें 2 किलो तो क्या लेंगे? एक्टिवेटेड चारकोल। 1 किलो क्या लेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। केओलिन कितना लेंगे? 1 किलो। और टैनिक एसिड कितना लेंगे? 1 किलो। तो मतलब क्या हो गया? जितना भी अपन यूनिवर्सल एंटीडोट बनाना चाहते हैं उसका दुगना पार्ट जो लेना है वो एक्टिवेटेड चारकोल का लेना है, उसका 1 पार्ट लेना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, 1 पार्ट केओलिन का और 1 पार्ट टैनिक एसिड का। तो ये बन गया क्या? यूनिवर्सल एंटीडोट। इसको हर प्रकार के एंटीटॉक्सिन के रूप में काम में लिया जा सकता है। एंटीटॉक्सिन या अपन कह सकते हैं एंटीडोट। टॉक्सिन के लिए एंटीडोट के रूप में इसको काम में लिया जा सकता है। ये उसी टॉक्सिन में काम में आएगा जो पशु के द्वारा खाया गया है, या अपन कह सकते हैं कि आंत के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर वो टॉक्सिन उत्पन्न होता है। उसी टॉक्सिन के लिए ये यूनिवर्सल एंटीडोट काम में लिया जाता है। जैसे कि आप उस चीज़ में काम में नहीं ले सकते, जैसे कि सांप का काटना। सांप के काटने के बाद वो जो जहर होता है वो आंत में नहीं जाता, वो सीधा रक्त के अंदर जाता है। तो उस समय इसको काम में नहीं लिया जा सकता। अगर कोई पशु बाहर से टॉक्सिन ले रहा है, मतलब किसी भोजन के साथ, पानी के साथ अगर टॉक्सिन उसके आंत में चला गया, तो उस समय इस यूनिवर्सल एंटीडोट का उपयोग किया जा सकता है। इसकी डोज इसकी होती है 30 से 100 ग्राम, 30 से 100 ग्राम ओरली। 30 से 100 ग्राम ओरली इसको दिया जाता है, और दिन में 2 बार। दिन में 2 बार।
इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा इसका लक्षणात्मक उपचार भी किया जाता है। एंटेरोटॉक्सिमिया का लक्षणात्मक उपचार, लक्षणात्मक उपचार भी इसका किया जाता है। ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। इसके बाद में आता है रोकथाम और नियंत्रण। उपचार के बाद में रोकथाम व नियंत्रण। रोकथाम व नियंत्रण। रोकथाम व नियंत्रण में वही बात है कि जो पशु होता है उसको पौष्टिक भोजन अधिक नहीं कराना चाहिए। पहला इसका हो गया पौष्टिक भोजन, कम मात्रा में देना चाहिए या भरपूर मात्रा में नहीं देना चाहिए। पौष्टिक भोजन कम मात्रा में देना चाहिए ताकि जो पशु होता है वो लिमिट में खा सके, ज़्यादा मात्रा में नहीं खा सके। इसके अलावा पशु को संक्रमित चारे से दूर रखना, पशु को संक्रमित चारे से दूर रखना। इसके अलावा जो पशुशाला जो होती है उसको डिसइंफेक्टेंट से अच्छे से साफ करना। जो पशुशाला के बर्तन होते हैं उनको अच्छे से साफ करना। या अपन कह सकते हैं कि जो ये एक प्रकार का क्या है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, तो ये वातावरण में भी पाया जा सकता है या मिट्टी में भी पाया जा सकता है। तो जो कारकस जो होता है, जो पशु का जो शव होता है, उसको अच्छे से उसका डिस्पोजल करना, उसका अच्छे से निस्तारण करना जरूरी होता है। इसके अलावा इसमें वैक्सीनेशन भी किया जाता है। वैक्सीनेशन, टीकाकरण जो होता है, इसमें इसका टीका जो उपलब्ध है वो परमानेंट इम्यूनिटी प्रदान करता है। पशु को परमानेंट इम्यूनिटी प्रदान करता है, यानी कि एक बार टीका लगाने के बाद उसमें जो इम्यूनिटी होती है इस रोग के प्रति परमानेंट आ जाती है। सही है। इसमें क्या होता है, जो मेमने होते हैं, मेमनों को टीका 4 से 10 सप्ताह की उम्र में लगाना चाहिए। 4 से 10 सप्ताह की उम्र में पशु को जो मेमने होते हैं, क्योंकि मेमनों के अंदर यानी भेड़ जो होती है उनके अंदर ये रोग सबसे ज़्यादा होता है, जिस वजह से मेमनों में इसका टीकाकरण अवश्य करना चाहिए। और वो जो होता है वो 4 से 10 सप्ताह की उम्र तक इसको करना चाहिए। 4 से 10 सप्ताह की उम्र का जो पशु होता है उसमें क्या होता है, ये टीकाकरण करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि एंटेरोटॉक्सिमिया जो रोग है उसका नियंत्रण किया जा सके, उसका रोकथाम किया जा सके। तो ये एंटेरोटॉक्सिमिया कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डिजीज अपने पास आता है बेसिलरी हीमोग्लोबिन्यूरिया। बेसिलरी हीमोग्लोबिन्यूरिया ये नेक्स्ट डिजीज है। इसके नाम से पता है हीमोग्लोबिन्यूरिया। हीमोग्लोबिन्यूरिया का मतलब होता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलने लगता है। इस रोग के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो मूत्र के साथ शरीर से बाहर आ जाता है, जिससे क्या होता है, इसका जो मूत्र होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। मूत्र जो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से लाल रंग का दिखाई देता है। इसी के आधार पर इसे मूत्र के साथ हीमोग्लोबिन शरीर से बाहर आता है और इसी आधार पर इसका जो मूत्र होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। इसी आधार पर इस डिजीज का नाम पड़ा रेड वाटर फीवर। इसी आधार पर इस डिजीज का जो नाम पड़ा रेड वाटर फीवर। आपको
बेसिलरी हीमोग्लोबिन जो है वो तो याद रखना ही है, इसके साथ साथ रेड वाटर फीवर भी इसका नाम याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में रेड वाटर फीवर के नाम से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इसमें। इसके अलावा इसका अलग से निकनेम क्या है, दूसरा उपनाम इसका क्या है, इन्फेक्शियस हीमोग्लोबिनूरिया। इन्फेक्शियस हीमोग्लोबिनूरिया, ये दो प्रकार के इसके उपनाम हो गए। क्या हो गए उपनाम? पहला तो क्या हो गया, रेड वाटर फीवर, जो किस आधार पर पड़ा, इस रोग के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसका अपघटन होता है, या अपन कह सकते हैं आरबीसी का अपघटन होता है। वो किस प्रकार होता है आगे अपन इसके बारे में देखेंगे। हीमोग्लोबिन का अपघटन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है अपघटन होने के बाद लीवर में जाएगा, लीवर में या तो मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, या अगर ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन है तो वो पशु में पीलिया उत्पन्न कर देगा, जॉन्डिस उत्पन्न कर देगा। तो हीमोग्लोबिन जो होता है मूत्र के साथ शरीर से बाहर आता है, और मूत्र के साथ शरीर से बाहर आएगा तो मूत्र का जो रंग होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। इस लाल रंग की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, रेड वाटर फीवर। इस रोग का क्या नाम पड़ा, रेड वाटर फीवर। इसके अलावा इसको इन्फेक्शियस हीमोग्लोबिनूरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, इन्फेक्शियस हीमोग्लोबिनूरिया। ये हो गए इसके उपनाम। इसके अगर मुख्य लक्षणों की बात करते हैं, मुख्य लक्षण, तो मुख्य लक्षण है इसके अंदर बुखार आना, पीलिया, बुखार, पीलिया, इसके अलावा लाल रंग का मूत्र, लाल रंग का मूत्र होना, इसके अलावा मृत्यु, पशु की डेथ। ये सारे लक्षण जो है इसके मुख्य लक्षण है, बुखार आना, पीलिया होना और लाल रंग का मूत्र होना। ये लाल रंग का मूत्र इसका मुख्य लक्षण हो सकता है। ये हो गए इसके मुख्य लक्षण। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोग कारक की, उपनाम के बाद में रोग कारक। एटियोलॉजी, रोग कारक एटियोलॉजी। एटियोलॉजी की अगर बात करते हैं तो इसमें एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम हिमोलाइटिकम, क्लोस्ट्रीडियम हिमोलाइटिकम, क्लोस्ट्रीडियम हिमोलाइटिकम। क्लोस्ट्रीडियम हिमोलाइटिकम नाम का बैक्टीरिया है जो बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया। कौन उत्पन्न करता है, क्लोस्ट्रीडियम हिमोलाइटिकम। या एक बैक्टीरिया और है क्लोस्ट्रीडियम चवाई टाइप डी। कौन सा बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम नोवाई टाइप डी। ये बैक्टीरिया भी क्या करता है, ये बैक्टीरिया भी बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया रोग उत्पन्न कर सकता है। देखो दो प्रकार के बैक्टीरिया यहाँ पे आगे, क्लोस्ट्रीडियम हिमोलाइटिकम बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम हिमोलाइटिकम बैक्टीरिया, इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम नोवाई टाइप डी। ये क्या करते हैं, दोनों बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया रोग उत्पन्न कर सकते हैं। कौन सा रोग, बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अगर अपन इस बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, अवायवीय परिस्थिति में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, अवायवीय परिस्थिति में वृद्धि करता है, अवायवीय परिस्थिति में वृद्धि करता है। इसके अलावा अगतिशील होता है, मतलब गति नहीं करता है। इसके अलावा छड़नुमा, छड़नुमा इसकी संरचना,
छड़नुमा संरचना और स्पोर फॉर्मिंग बीजाणु निर्माण करने वाला स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ये सारे इसके लक्षण हो गए। क्लोस्ट्रीडियम हेमोलाइटिकम जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अवायवीय परिस्थिति के अंदर वृद्धि करने वाला बैक्टीरिया है। अगतिशील है। छड़नुमा इसकी संरचना है। इसके अलावा स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। सही है, ये सारे समझ में आ गए। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है, ये दो प्रकार के टॉक्सिन स्रावित करता है। क्लोस्ट्रीडियम हेमोलाइटिक जो बैक्टीरिया है वो दो प्रकार के विषैले पदार्थ उत्पन्न करता है। दो प्रकार के विषैले पदार्थ उत्पन्न करता है। पहला नेक्रोटॉक्सिन, नेक्रोटॉक्सिन। और दूसरा कौन सा टॉक्सिन है? दूसरा टॉक्सिन है बीटा हेमोलाइटिक टॉक्सिन। बीटा हेमोलाइटिक टॉक्सिन। देखो दो प्रकार के टॉक्सिन स्रावित करता है, नेक्रोटॉक्सिन, दूसरा बीटा हेमोलाइटिक टॉक्सिन। नेक्रोटॉक्सिन जो होता है नर्व सिस्टम को प्रभावित करता है। नर्व सिस्टम को प्रभावित करता है, नर्व सिस्टम में डिजनरेशन या इडिमा या नेक्रोसिस जैसी चीजें उत्पन्न कर सकता है। बीटा हीमोलाइटिक टॉक्सिन जो होता है, हीमोलाइटिक का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। ये बीटा हीमोलाइटिक टॉक्सिन जो होता है वो आरबीसी को नष्ट करने का काम करता है। किसको नष्ट करने का काम करता है? आरबीसी को नष्ट करने का काम करता है। और आरबीसी को नष्ट करेगा तो जाहिर सी बात है क्या करेगा? हीमोग्लोबिन अलग होगा। हीमोग्लोबिन अलग होकर मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलेगा, जिस वजह से इसका नाम पड़ा बेसिलरी हीमोग्लोबिन्यूरिया, जो कि एक प्रकार से इसका मुख्य लक्षण माना जाता है। सही है, तो दो प्रकार के टॉक्सिन इस तरह करता है। कौन सा? नेक्रोटॉक्सिन, बीटा हीमोलाइटिक टॉक्सिन। कौन सा? नेक्रोटॉक्सिन और बीटा हीमोलाइटिक टॉक्सिन। इनके कार्य अलग अलग होते हैं, वो मैंने बताई दिए। इसके अलावा ये मिट्टी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। मिट्टी में पाया जाता है और अवायवीय परिस्थिति के अंदर वृद्धि करता है। जो मैंने आपको पहले बताता हूँ, अवायवीय परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है उस परिस्थिति को क्या बोला जाता है? अवायवीय स्थिति। तो अवायवीय परिस्थितियों के अंदर ये वृद्धि करता है। सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है। शरीर के अंदर भी जब अवायवीय परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है तब ही ये बैक्टीरिया ग्रो कर पाएगा और उसके बाद ये अपना जो लक्षण उत्पन्न करेगा, अपने जो विषैले पदार्थ है टॉक्सिन वो स्रावित करेगा। कौन सी स्थिति में? अवायवीय परिस्थितियों के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या हो गया? रोग कारक की बात होगी। नेक्स्ट आता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है फैलाव। इसका फैलाव किस प्रकार होता है? सबसे पहले तो ये जो बैक्टीरिया होता है मिट्टी में कई दिनों तक जीवित रह सकता है, क्योंकि मैंने बताया था ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, बीजाणु निर्माण करने वाला बैक्टीरिया है। तो मिट्टी में कई दिनों तक जीवित रह सकता है। कई दिनों तक जीवित रह सकता है। इसके अलावा अवायवीय परिस्थितियों में वृद्धि करता है। अवायवीय परिस्थितियों में वृद्धि करता है। इसके अलावा अवायवीय परिस्थितियों में ये वृद्धि करता है। दूसरा,
ये गर्मी के मौसम में तथा पतझड़ के मौसम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो गर्मी का जो महीना होता है, गर्मी वह पतझड़ के महीने महीनों में सबसे ज़्यादा रोग उत्पन्न करता है। सबसे ज़्यादा रोग उत्पन्न करता है कौन से मौसम में? गर्मी का जो मौसम होता है, पतझड़ के जो महीने होते हैं, उस समय ये क्या करता है? सबसे ज़्यादा रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा ये गोवंश, भैंस व भेड़ को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। कैटल को, गायों को, इसके अलावा भैंसों को व भेड़, इन तीन जीवों को सबसे ज़्यादा ये प्रभावित करता है। कौन सो? गोवंश को, भैंस और जो भेड़ होती है उनको ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। यह जो बैक्टीरिया होता है या जो रोग होता है, ये उन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है जिनमें पानी की अधिकता होती है। पानी की अधिकता वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया जाता है। पानी की अधिकता वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया जाता है। क्षारीय मृदा जो होती है, क्षारीय मृदा की परिस्थिति में क्षारीय मृदा में सर्वाधिक पाया जाता है। क्षारीय मृदा में यह सर्वाधिक पाया जाता है। इसके अलावा इसका जो संक्रमण होता है वो संक्रमित पदार्थों से इसका संक्रमण हो सकता है। संक्रमित पदार्थों से, इसके अलावा जो समूह के द्वारा जो मृत शरीर होते हैं पशुओं के, जो इस रोग के द्वारा जो पशु मृत हुए हैं उन समूह के द्वारा ये फैल सकता है। इसके अलावा पशुओं के मल से ये फैल सकता है। पशुओं के मल से भी ये फैल सकता है। तो ये सारे कारण हो गए इसके फैलाव के। मिट्टी में कई दिनों तक ये जीवित रह सकता है, सही है। अवायवीय परिस्थितियों के अंदर वृद्धि करता है। अवायवीय परिस्थितियाँ, अगर शरीर के अंदर ये बैक्टीरिया जब शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर में प्रवेश करने के बाद ऐसी परिस्थितियाँ जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी करती है, ऐसी परिस्थितियाँ या ऐसा कोई रोग जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी करता है, तो उस समय ये क्या होता है? उस समय इस रोग का फैलाव ज़्यादा होता है शरीर के अंदर। जैसे कि अपन मान लो ये किस में जाता है? आँत के अंदर जाएगा। आँत में जाने के बाद ये ग्रो करेगा। ग्रो उस स्थिति में करता है, उस स्थिति में वृद्धि करता है जिस स्थिति में शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अपन कह सकते हैं ऐसे स्थान, शरीर के अंदर ऐसे स्थान जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, अवायवीय जो परिस्थिति होती है वो ज़्यादा पाई जाती है, उस समय वहाँ उस स्थान पर ये पाया जाता है, उस स्थान पर ये वृद्धि करता है और उस स्थान पर ये जो टॉक्सिन होते हैं, नेट्रोटॉक्सिन, बीटा हेमोलाइटिक टॉक्सिन, ये सारे वहीं स्रावित करता है, सही। अवायवीय परिस्थितियाँ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि अवायवीय परिस्थितियों के अंदर ये सबसे ज़्यादा ग्रो करता है और शरीर को प्रभावित करता है। गर्मी और पतझड़ के मौसम में सबसे ज़्यादा रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा गोवंश को, भैंस को और भेड़ को ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। पानी की अधिकता वाले जो क्षेत्र होते हैं, पानी की अधिकता वाले क्षेत्र, उनके अंदर ये सर्वाधिक पाया जाता है। क्षारीय मृदा होती है उसके अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। क्षारीय मृदा में ये सर्वाधिक पाया जाने वाला बैक्टीरिया है और संक्रमित पदार्थों से भी इसका फैलाव हो सकता है। जैसे कि संक्रमित पदार्थ हो गए या जो संक्रमित शव जो होते हैं, जो डेड बॉडीज होती है पशुओं की, जो इस रोग से, बैसिलरी हीमोग्लोबिनुरिया रोग से संक्रमित हुए हैं, उन समूह के द्वारा भी इसका संक्रमण हो सकता है। उनके मल से भी इसका फैलाव हो सकता है। तो ये सारे हो गए एपिडेमियोलॉजी। बाकी अपन इसका पैथोजेनेसिस वो सारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।